स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, जैसे मेटल, वायर, रबर, है ना, और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल लिए हम लोगों ने। तो वहां पे हुक्स लॉ क्या था? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किससे रिलेटेड है? इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इलास्टिसिटी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है? इलास्टिसिटी आ जाता है, तो वायर पर टेंशन आ जाता है, स्ट्रेच, टेंशन, है ना। उससे क्या होता है? एक तो इलॉन्गेशन होता है ना, एक तो लेंथ इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। तो हम लोग जैसे फोर्स कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है? वायर क्या होता है? स्ट्रेच होता है। तो वहां पे लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अब देखो, सपोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मेटल वायर था, तो अपन इसको ग्राफ से दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है? स्ट्रेन है। इधर हम लोग दिखा रहे हैं स्ट्रेन, और वाई एक्सिस पे दिखाएंगे स्ट्रेस। वाई एक्सिस पे क्या दिखाएंगे? सॉरी, वाई एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे स्ट्रेस। तो कोई भी चीज, या फिर वायर, रबर ले लो, तो उसकी एक इलास्टिक लिमिट होती है। उसको हम जितना टेंशन देंगे फोर्स अप्लाई करने के बाद, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस होता है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या था स्ट्रेस? स्ट्रेस था फोर्स अपॉन एरिया। तो ये अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाइड करने से जो भी मेटेलिक वायर है उस पे क्या हो रहा है? डायमेंशन चेंज हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? डायमेंशन चेंज। मान लो ये एक वायर है ना। ये क्या है? एक वायर है, और यहां से ये वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं। हाँ, कल ही हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, इधर से कोई फिक्स है और थ्री एंड से हम स्ट्रेस टेंशन दे रहे हैं। थ्री एंड पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करने से ये वायर क्या होगा? क्या होगा वायर? हाँ, वायर क्या होगा? लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेंथ क्या हो जाएगी? जाएगी। तो हमको पता है पॉइजनस रेशियो क्या था? पॉइजनस रेशियो था रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे अब लैटरल स्ट्रेन क्या था? जहां पे क्या होता है? चेंज इन डायमीटर। देखो, ये डायमीटर डिक्रीज हो गया और इधर लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो ये क्या हो जाता है? स्ट्रेन। ये क्या हो जाता है? स्ट्रेन। तो डायमीटर डिक्रीज हो रहा है और लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो वो क्या था? पॉइजनस रेशियो। तो पॉइजनस रेशियो को हम लोगों ने सिग्मा से डिनोट किए थे। तो लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो पॉइजनस रेशियो क्या है? चेंज इन डायमेंशन। ये था along the wire, length of the direction of along the wire, और एक था perpendicular। तो perpendicular क्या था? The ratio of change in dimension to original dimension in the direction of applied force is called linear strain। ये क्या था? along the wire, और ये क्या था? perpendicular। ये क्या था? perpendicular। perpendicular का lateral strain क्या बोल सकते हैं? The ratio of change in dimension ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे डायमीटर, देखो इसका ओरिजिनल डायमेंशन ये था, इसको हम बोल देते हैं डी, और यहाँ पे जो अंदर में है इसको बोल देते हैं स्मॉल डी। इसको बोल देते हैं कैपिटल एल, और इसको बोल देते हैं स्मॉल एल। तो यहाँ पे अब बताओ लैटरल स्ट्रेन क्या है? ये डी।
लेटरल स्ट्रेन क्या है डी। चेंज इन डायमेंशन क्या हो गया स्मॉल डायमीटर, ओरिजिनल डायमेंशन कैपिटल डी, ये हो गया लेटरल स्ट्रेन। और फिर लीनियर स्ट्रेन क्या था, लीनियर स्ट्रेन क्या था, the ratio of change in dimension to original dimension, the ratio of change in dimension to original dimension in the direction of applied force is called linear strain। बोले तो चेंज इन डायमेंशन स्मॉल एयर और ओरिजिनल डायमेंशन कैपिटल एयर। ये क्या था, ये था पॉइजन्स रेशियो, किसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग। अब स्ट्रेस स्ट्रेन का हम देख रहे हैं, तो सपोज अ मेटल वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। सपोज हम एक मेटल वायर कंसीडर करते हैं, एक मेटल वायर है, ठीक है, और एक मेटल वायर का एक ग्राफ है, उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मेटल वायर पर। तो मेटल वायर पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले ही जो ये कर्व देख रहे हैं, ये आप लोग कर्व देख रहे हो कैसा है, स्ट्रेट दिख रहा है ना, स्ट्रेट दिख रहा है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, क्या परमानेंट सेट है, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस पे परमानेंट सेट फिक्स पॉइंट मीन पोजीशन, ठीक। तो अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस प्रकार इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम फोर्स दे रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, फोर्स देने से स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, और स्ट्रेस इंक्रीज होने की वजह से इधर डायमेंशन भी चेंज होते जा रहा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इधर भी इंक्रीज होगा, इधर भी इंक्रीज होगा। तो सपोज अ मेटल वायर, suppose a metal wire is suspended vertically from a rigid support and stretched by applying load to its lower end, तो the load is gradually increase, मैंने कहा था ना इंक्रीज करेंगे लोड को, जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करेंगे इन स्मॉल स्टेप, पहले थोड़ा बढ़ाया फिर थोड़ा बढ़ाया, तो थोड़ा थोड़ा लोड को क्या करेंगे हम इंक्रीज करेंगे वायर के ऊपर। तो फिर उससे क्या होगा, इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, इलोंगेशन। द इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वायर इज मेजर्ड ड्यूरिंग ईच स्टेप। मान लो हमने थोड़ा लोड दिया तो थोड़ा सा इलोंगेशन होगा, फिर थोड़ा लोड दिया तो फिर और इलोंगेशन होगा, फिर और लोड बढ़ा दिया तो फिर और इलोंगेशन होगा। तो इलोंगेशन होना बोले तो क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो यहां देखो, द इलांगेशन प्रोड्यूस इन द वायर इज मेजर्ड ड्यूरिंग ईच स्टेप। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, तो इधर भी क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेस भी इंक्रीज होते जा रहा है, तो लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इलांगेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन इज नोटेड फॉर ईच लोड एंड ग्राफ इज ड्रॉन बाय टेकिंग टेंसाइल स्ट्रेस along x axis and tensile stress along y axis। टेंसाइल स्ट्रेन, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेन कौन से पे है, x एक्सिस पे है, और टेंसाइल स्ट्रेस है y एक्सिस पे। तो द इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ, अब यहाँ पे देखो इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ में क्या है, इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ क्या दिख रहा है बताओ, तो इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन OA। अब मान लो हमने लोड अप्लाई किया और फोर्स बढ़ा, यहाँ तक क्या हो गया OA, यहाँ तक जो इलास्टिक लिमिट थी, जो वायर की लेंथ इंक्रीज हो रही थी, स्ट्रेट सीधे सीधे इंक्रीज हो रही है, देख रहे हो ये O से बिल्कुल सीधे सीधे जा रहा है। द इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन OA। तो दिस इज द रीजन इन विच हुक्स लॉ देखे थे हम लोगों ने, यहाँ तक क्या था हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट गया, कोई चेंज नहीं। फिर दिस इज द रीजन इन विच हुक्स लॉ इज ओबेड एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। द स्ट्रेट लाइन पोर्शन एंड्स एट ए। अब यहाँ पे यहाँ तक क्या है, पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो द स्ट्रेस एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। ये पॉइंट को कौन सा लिमिट बोलते हैं, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, जो स्ट्रेट लाइन तक गया पूरा, यहां से यहां तक क्या गया पूरा स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधे सीधे, कुछ भी बेंड नहीं है, कुछ भी
कर्व नहीं है, सीधे स्ट्रेट लाइन है। तो द स्ट्रेट लाइन पोर्शन एंड एट ए, द स्ट्रेट line portion end at A, the stress at this point is called proportional limit, is called proportional limit. So if the load is further increased till point B is reached, if the load is further increase, फिर से हम क्या करेंगे, लोड इंक्रीज करेंगे, फिर से क्या करेंगे, लोड इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है ये क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। इफ द लोड इज फर्दर इंक्रीज टिल पॉइंट बी इज रीच्ड, तो यहाँ से थोड़ा सा लोड बढ़ा देंगे, यहाँ पे कर्व चेंज हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, आप लोग देख रहे हो। तो ये हो गया बी पॉइंट। अब बी पॉइंट है, ये क्या है, इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक ही स्ट्रेट जाने की थी, फिर वहां से बेंड होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ऐसा कर्व बन जाएगा। ये कौन सा लिमिट है, यील्ड पॉइंट है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट, है ना। ओक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इलास्टिक लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। तो द स्ट्रेट लाइन पोर्शन एंड एट ए, द स्ट्रेस एट दिस पॉइंट कॉल, ये ए पॉइंट है प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर बी पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नो लॉन्गर, यहाँ पे देखो इसके बाद प्रोपोर्शनल है क्या, नहीं, यहाँ तक प्रोपोर्शनल था, एकदम स्ट्रेट लाइन थी ए पॉइंट तक। तो प्रोपोर्शनल एंड हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, यहाँ पे हुक्स लॉ क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। इफ द लॉ इज ग्रेजुअली रिमूव, सॉरी, अब यहाँ से क्या होगा, लोड थोड़ा थोड़ा रिमूव होगा, तो लोड इज ग्रेजुअली रिमूव। इफ द लोड इज ग्रेजुअली रिमूव स्टार्टिंग एट एनी पॉइंट बिटवीन O एंड B, यहाँ से लोड धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिमूव होने की वजह से। द कर्व इज रिट्रेस्ड until the wire regains its original length, तो जो कर्व है वो रिगेन्स हो जाएगा किसमें, ओरिजिनल लेंथ में। तो देखो बी पॉइंट से फिर से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इस प्रकार कर जाएगा, तो ये आ जाएगा सी पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, सी पॉइंट। तो अब यहाँ से परमानेंट से प्लास्टिक भी है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है। तो एकदम से ब्रेक नहीं होती, कोई भी चीज लूज होती है, धीरे धीरे हम इलास्टिसिटी देते हैं, फिर इलास्टिसिटी से वो वायर स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होने के बाद वही वायर क्या होता है, थोड़ा लूज होता है, ढीला होता है। तो स्टार्टिंग एट एनी पॉइंट बिटवीन O एंड B, the curve is retraced until the wire regain its original length, the change is reversible, यहाँ से चेंज क्या होगा, रिवर्सिबल, वो ओरिजिनल लेंथ में वापस जाने की कोशिश करेगा। The material of the wire shows elastic wear in the region OB, OB तक क्या है, इलास्टिक बिहेवियर है। फिर पॉइंट B is called yield point, और corresponding point is called elastic limit, वही करस्पॉन्डिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। फिर व्हेन द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड पॉइंट बी, इसके बाद क्या हो गया, स्ट्रेस इंक्रीज हो गया, द स्ट्रेन कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट एनी पॉइंट बियॉन्ड बी सी, फॉर एग्जांपल मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो इट फॉलोज CE, इट फॉलोज CE। यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ द वायर when there is no stress is greater than the original length, the deformation is irreversible and material has occurred permanent set, इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट सेट। तो परमानेंट सेट, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे कौन सा बिहेवियर आ जा रहा है, प्लास्टिक बिहेवियर, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, प्लास्टिक बिहेवियर। तो यहाँ पे हो गया, देखो ओरिजिनल इसमें आने लगा, लूज हो गया, फिर इसके बाद फर्दर इंक्रीज इन लोड,
कॉजेस अ लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन, फिर से स्ट्रेन बढ़ेगा, तो ये वायर इस प्रकार जाएगा, ठीक है। और ये रहेगा डी पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। ये जो डी पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। जैसे कोई भी चीज को स्ट्रेस देते हैं, एकदम से नहीं टूटता, स्ट्रेस दे दे के फिर लूज होता है, फिर एक ऐसे पोजीशन पे आ जाता है जहां पे कुछ चेंज नहीं होने वाला है, और फिर धीरे धीरे वो टेंशन देने के वहां पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसको ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। द फर्दर इंक्रीज इन लोड कॉजेस अ लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन, इसका मतलब डायमेंशन ज्यादा बढ़ जाएगा ओरिजिनल डायमेंशन से। तो फॉर रिलेटिवली स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस अंटिल अ पॉइंट डी is reached at which fracture take place, यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, क्या क्या फ्रैक्चर हो जाएगा, पॉइंट वायर ब्रेक हो जाएगा। The materials of plastic flow or plastic deformation from point B to point D, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहां से है, पॉइंट B से डिफॉर्मेशन, the material does not regain its, देखो यहां तक जब था और हम लोड रिमूव कर देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस हो जाता है। यहां भी चांस था, एक बार यील्ड पॉइंट पे पहुंच गया, इलास्टिक लिमिट पे पहुंच गया, वो अपने लोड रिमूव कर दिए, वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। फिर जैसे जैसे स्ट्रेस दिए, फिर यहां पे जाने के बाद उसके ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोई चांस नहीं रहते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक फ्लो। इसी पॉइंट से डी पॉइंट क्या हो गया, प्लास्टिक फ्लो। तो डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। The curve describes so, तो मेनी मेटेलिक वायर जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, सिल्वर, तो एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। जितने भी वायर है इस टाइप का ही बिहेवियर रहता है। The majority of material in everyday life exhibit only some part. तो मटेरियल सच एज ग्लास, सिरेमिक्स, ये क्या हो जाते हैं, पहले ही ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि वो कौन से नेचर के रहते हैं, ब्रिटल नेचर के रहते हैं। तो यह स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसके लिए, इलास्टिक वायर के लिए। तो कौन कौन से लिमिट है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, फिर यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और फिर ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ से क्या होता है, सी से डी तक प्लास्टिक और यहाँ से यहाँ तक रहता है इलास्टिसिटी। तो इसलिए यहाँ तक ही वैलिड है हुक्स लॉ। ये क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।